हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन दिस स्टेज। तो पूछा गया है कि जो शेम और प्राइड की फीलिंग है वो किस स्टेज में डेवलप होती है। तो ये आपके चाइल्डहुड में डेवलप होती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चाइल्डहुड। Next question is, which of the following is the most essential component of experimentation? तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंटेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जरूरी कंपोनेंट है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका कंट्रोल्ड कंडीशन। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कंट्रोल्ड कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग डिसेबिलिटीज में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो पूछा गया है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज है वो निम्नलिखित में से किस कारण से नहीं होती है। तो जिस कारण से नहीं होती है वो है आपका ऑप्शन ए, टीचर्स वे ऑफ टीचिंग। मतलब कि जो अध्यापक के पढ़ाने का तरीका है उससे आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज नहीं होती है। इसके अलावा जो प्रीनेटल यूज ऑफ अल्कोहल है, मतलब कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस दौरान यदि माँ अल्कोहल की कंजम्पशन करती है तो उससे क्या है, आपको लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है। इसके साथ जो मेंटल रिटार्डेशन है, मेनिंगिटिस ड्यूरिंग इन्फेंसी है, इससे क्या है, आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। तो जिस कारण से आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती है वो है आपका ऑप्शन ए, टीचर वे ऑफ टीचिंग। Next question is, a child attitude I don't care is a type of behavior which can be called। तो पूछा गया है कि किसी बच्चे का ऐसा एटीट्यूड I don't care ये क्या है, बिहेवियर का एक टाइप है। तो आपको बताना है कि हम इसको क्या कहेंगे। तो ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिनाइल। ये जो आपका I don't care वाला बिहेवियर का टाइप है कि मैं इस चीज की परवाह नहीं करता, ये आपका डिनाइल में आएगा। जो आपका डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म है, यहाँ पर हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। हम यहाँ पर ऐसे बिहेव करते हैं कि ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, डिनायल। इसी के साथ आपको यह भी याद रखना है कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड होल लर्निंग इज डेफिनेटली बेटर देन पार्ट लर्निंग। तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है दैट होल लर्निंग इज डेफिनेटली बेटर देन द पार्ट लर्निंग, ये किसके द्वारा दी गई है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे वुडवर्थ ने दिया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when one tries to attribute one's own lapses on somebody else, this process is known as। तो पूछा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी कमियों के लिए दूसरों को उत्तरदायी ठहराते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है आपका ईगो डिफेंस मैकेनिज्म से है। और ये जो प्रोसेस है जहां पर एक इंडिविजुअल अपनी कमियों के लिए किसी और को उत्तरदायी ठहराते हैं, इसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो अपनी कमियों के लिए किसी दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि किसी और को उत्तरदायी ठहरा रहा है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रोजेक्शन। तो जो आपका प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, कमियों को किसी दूसरे पे प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लर्निंग इंक्लूड एक्विजिशन एंड रिटेंशन बोथ, हु सेड दिस। तो आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है कि लर्निंग में एक्विजिशन और रिटेंशन दोनों शामिल होते हैं, ये किसके द्वारा दी गई है। तो इस स्टेटमेंट को स्किनर के द्वारा दिया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज। तो पूछा गया है कि किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो जो सबसे छोटी इकाई है वो है आपका मॉर्फिम। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मॉर्फिम। तो आपको याद रखना है कि जो मॉर्फिम है वो सबसे छोटी मीनिंगफुल यूनिट है लैंग्वेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एवरेज IQ ऑफ अ पर्सन इज। तो पूछा गया है कि किसी व्यक्ति का एवरेज IQ कितना रहता है। तो जो एवरेज IQ रेंज है वो आपकी 90 to 110 है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 90 to 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट अटेम्प्ट्स टू टेल अनकॉन्शियस विशेस एंड आइडियाज। तो पूछा गया है कि वो पर्सनैलिटी असेसमेंट का कौन सा मेथड है जो कि अनकॉन्शियस विशेस और आइडियाज के बारे में बताता है। तो ये है आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रोजेक्टिव टेस्ट।
तो आपको याद रखना है कि जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, टेस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारी अनकॉन्शियस डिजायर्स, विशेस, जो फीलिंग्स होती हैं, आइडियाज होते हैं, इनको असेस करने में हेल्प करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रोजेक्टिव टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who said that persons with high IQ were not necessarily creative? Creative ideas could come from person who did not have a very high IQ. तो पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट है कि ऐसे लोग जिनका आईक्यू काफी हाई है, जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव हो। क्रिएटिव आइडियाज ऐसे लोगों से भी आ सकते हैं जिनका आईक्यू ज्यादा हाई नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसे टर्मन के द्वारा दिया गया है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, टर्मन। अगला क्वेश्चन है, विच इंटेलिजेंस थ्योरी सपोर्ट्स द जनरल इंटेलिजेंस जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस? तो पूछा गया है कि वो कौन सी इंटेलिजेंस थ्योरी है जो जनरल इंटेलिजेंस जी और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस को सपोर्ट करती है। तो हम जानते हैं कि जब भी बात आती है जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर की, तो ये आपकी टू फैक्टर थ्योरी है जिसे कि स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, थ्योरी ऑफ स्पीयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइट लर्निंग मॉडल वाज प्रेजेंटेड बाय? तो पूछा गया है कि जो इनसाइट लर्निंग मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो इसे दिया है कोहलर ने, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल और नेचुरल मोटिव? तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आपका बायोलॉजिकल और नेचुरल मोटिव नहीं है। तो यदि हम बात करें बायोलॉजिकल मोटिव्स की, तो ऐसी नीड्स हैं जो कि बिल्कुल बेसिक है, मतलब कि हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, हम इनके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इनमें से जो आपकी बायोलॉजिकल मोटिव नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, हैबिट। इसके अलावा जो हंगर है, थर्स्ट है, स्लीप है, ये सभी आपके बायोलॉजिकल मोटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज कंपोनेंट इज एनकोडिंग? तो पूछा गया है कि जो एनकोडिंग है वो किसका कंपोनेंट है। तो ये आपका मेमोरी का कंपोनेंट है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मेमोरी। अब यदि हम मेमोरी के प्रोसेस की बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को एनकोड करते हैं, फिर हम उसे स्टोर करते हैं, और लास्ट में जब हमें ज़रूरत होती है तो तब हम उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस? तो पूछा गया है कि कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। जो थॉर्नडाइक है, इन्होंने मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है, जिसमें इन्होंने बात की है कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल इंटेलिजेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दिस, क्रिएटिविटी इज एसेंशियली फाउंड इन न्यू कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन? तो पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा दी गई है। तो इस स्टेटमेंट को दिया गया है जेम्स ट्रेवर के द्वारा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जेम्स ट्रेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज लोअर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज आर नोन एज? तो पूछा गया है कि ऐसे बच्चे जिनकी मेंटल एज उनकी क्रोनोलॉजिकल एज से कम होती है, उनको हम क्या कहते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम रिटार्डेड चाइल्ड कहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रिटार्डेड चाइल्ड। और आपको याद रखना है कि ऐसे बच्चे जिनकी मेंटल एज उनकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा होती है, उनको हम ब्राइट चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिपीटिशन ऑफ एनी एक्टिविटी लीड्स टू स्ट्रॉन्गर टाइज इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक? तो पूछा गया है कि यदि हम किसी एक्टिविटी को बार बार करते हैं, उसे रिपीट करते हैं, तो उससे जो टाइज होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आपको बताना है कि ये थॉर्नडाइक के किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो ये आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज पर बेस्ड है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज? तो पूछा गया है कि वो कौन सी स्टेज है जहां पर बच्चा ऑब्जेक्ट और इवेंट्स के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू करता है। तो ये करता है बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के दौरान। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। Next question is, whose definition is this? The psychology is the most basic science of education. तो आपको बताना है कि जो definition है, that the psychology is the most basic science of education, ये किसके द्वारा दी गई है। तो इसे दिया गया है स्किनर के द्वारा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्किनर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डेलिक्वेंसी इज ऑफन एसोसिएटेड विद। तो पूछा गया है कि जो बाल अपराध है यानी जो डेलिक्वेंसी है, हम उसे अक्सर किन चीजों के साथ एसोसिएट करते हैं। तो हम उसे लो पेरेंटल सपोर्ट, इनअप्रोप्रिएट डिसिप्लिन, फैमिली डिस्कॉर्ड, इन सभी के साथ एसोसिएट करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी इज। तो पूछा गया है कि मेमोरी की पहली स्टेज क्या है। तो हमने अभी बात की थी कि जो मेमोरी की स्टेजेस हैं वो जाती है आपकी एनकोडिंग, उसके बाद स्टोरेज और उसके बाद रिट्रीवल। तो जो आपकी पहली स्टेज है वो है आपकी एनकोडिंग। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एनकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटली टार्डेड पीपल हैव द आईक्यू रेंजिंग फ्रॉम 25 टू 39 आर नोन एज। तो पूछा गया है कि जो मेंटली टार्डेड पीपल होते हैं जिनका आईक्यू 25 से 39 के बीच में होता है, हम उनको क्या कहते हैं। तो ऐसे लोग जिनका आईक्यू 25 से 39 के बीच में रहता है वो आपके सीवियर मेंटली टार्डेड लेवल में आते हैं। तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सीवियर मेंटली टार्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट यूज्ड नॉनसेंस सिलेबल्स एज अ लर्निंग मटेरियल। तो आपको बताना है कि इनमें से किस साइकोलॉजिस्ट ने लर्निंग मटेरियल के रूप में नॉनसेंस सिलेबल का यूज किया है। तो ये किया गया है हरमन एबिनॉस के द्वारा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हरमन एबिनॉस। Next question is a child of 16 years score 75 in IQ test, his mental age will be dash year। तो पूछा गया है कि कोई 16 साल का बच्चा है जिसने IQ टेस्ट में 75 स्कोर किया है, तो आपको उसकी मेंटल एज बतानी है। तो यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजिकल एज दी हुई है 16 और IQ दिया हुआ है 75 और आपको क्या है, मेंटल एज निकालनी है। तो आपको IQ का फॉर्मूला पता है, दैट मेंटल एज डिवाइड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू IQ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चीजें दी हुई हैं, तो जब आप इनको पुट करोगे तो आपका जो मेंटल एज है वो आ जाएगी 12। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 12 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है। तो जो आपकी प्राइमरी एजेंसी है वो है आपकी फैमिली। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डेवलपमेंट इज जीन पियाजेज थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बेस्ड। तो आपको बताना है कि जो जीन पियाजे की डेवलपमेंट की थ्योरी है वो कौन सी डेवलपमेंट पर बेस्ड है। तो हम जानते हैं कि आपके कोग्निटिव डेवलपमेंट पर बेस्ड है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कोग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज बेस्ट एस्टेब्लिश्ड बाय। तो पूछा गया है कि जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है वो सबसे बेहतर किसके द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है। तो जब भी बात आती है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की, तो हम जानते हैं कि जो आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड है यहाँ पर हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एक्सपेरिमेंटेशन। Next question is sound of bell in Pavlov's classical conditioning learning theory is। तो आपको बताना है कि जो Pavlov की classical conditioning learning theory है, यहाँ पर जो sound of bell है वो क्या है। तो यहाँ पर ये आपका conditioned stimulus है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, conditioned stimulus। इसी के साथ आपको यहाँ पर मुझे बताना है कि इनकी जो थ्योरी है, यहाँ पर जो आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस है वो कौन था। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हिज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एरिक्सन हैज एम्फसाइज्ड। तो पूछा गया है कि एरिक्सन ने अपनी पर्सनैलिटी की थ्योरी में किस चीज पर ज्यादा जोर दिया है। तो इन्होंने सोशल फैक्टर पर काफी ज्यादा जोर दिया है, उसको एम्फसाइज किया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सोशल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ LAD वॉज गिवन बाय। तो पूछा गया है कि जो LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, इसका कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है। तो हम जानते हैं कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है इसकी बात की है चॉम्स्की ने। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म मेमोरी में लास्ट फॉर। तो पूछा गया है कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है इसकी जो ड्यूरेशन है वो कितनी रहती है। तो ये आपकी लाइफ टाइम तक रह सकती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लाइफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिकर्ट स्केल ऑफ समेटिव रेटिंग इज। तो पूछा गया है कि जो लिकर्ट स्केल है वो आपका किस तरह का स्केल है। तो ये आपका 5 पॉइंट स्केल है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 5 पॉइंट स्केल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोक्रीन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स बिकॉज दे सिक्रीट देयर हार्मोन्स। तो जो आपकी एंडोक्रीन ग्लैंड्स होती हैं हम उन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन्स को सीधे ब्लड में सिक्रीट करती हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइजैक वॉज डैश साइकोलॉजिस्ट। तो जो आइजैक है वो एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अ ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मैस्लो डैश नीड्स आर टू बी फुलफिल्ड फर्स्ट। तो पूछा गया है कि मैस्लो के अनुसार कौन सी नीड सबसे पहले फुलफिल होगी। तो सबसे पहले फुलफिल होगी वो होगी आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फिजियोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी यूज इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो पूछा गया है कि साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का कौन सा मेथड इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का यूज करता है। तो जो आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है इनका यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंट मेथड में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डराइव थ्योरी इज रिलेटेड विद। तो पूछा गया है कि जो ड्राइव थ्योरी है वो किसके साथ संबंधित है। तो ये आपकी मोटिवेशन के साथ जुड़ी हुई है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मोटिवेशन। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है इसे किसने दिया है, इसे हल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेलिजेंस टेस्ट। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है। तो जो आपका रोशाच इंक ब्लॉट टेस्ट है ये आपका इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रोशाच इंक ब्लॉट टेस्ट। जो आपका रोशाच इंक ब्लॉट टेस्ट है इसका यूज पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट द आइकॉनिक स्टेज इज कंसर्न्ड विद। तो आपसे पूछा गया है कि ब्रूनर की कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी के अनुसार जो आइकॉनिक स्टेज है वो किसके साथ कंसर्न्ड है। तो जो आपकी आइकॉनिक स्टेज है यहाँ पर हम विजुअल इमेजेस का यूज करते हैं चीजों को समझने के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यूज ऑफ विजुअल इमेजेस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। इसी के साथ आपको याद रखना है कि जो आइकॉनिक स्टेज है हम इसे पिक्टोरल स्टेज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पिक्चर, इमेजेस इन सब चीजों का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यूज ऑफ विजुअल इमेजेस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।